आज हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि उसका विषय क्षेत्र क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की विषय सामग्री को प्रमुख रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक परंपरागत सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत को हम उसके विषय सामग्री के आधार पर विभिन्न प्रकार से ऐसे सिद्धांतों को शामिल कर सकते हैं जिसमें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के विभिन्न प्रकार, उनके प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और विभिन्न प्रकार से राजनीतिक दलों, दबाव समूह पर आधारित या फिर उनकी विचारधाराओं को लेते हुए व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठनों आदि का अध्ययन हम इसमें शामिल कर सकते हैं। परंपरागत परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सिद्धांत हम वो मानते हैं जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार सामग्री राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ में हम कर रहे हैं। तो इसलिए जैसा हमने पहले देखा कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विषय सामग्री काफ़ी पुरानी है और उसको हम कह सकते हैं कि कम से कम 2300 वर्ष के लंबे इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया था कि प्लेटो से लेकर कांट, एक्विनास और हीगल तक राजनीतिक सिद्धांत को सदैव आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में प्रतिपादित किया था। उस समय के राजनीतिक विचारक अपने आप को किसी न किसी रूप में तत्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी एवं शाश्वत समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो उन्होंने मानव जीवन और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की ओर ध्यान खींचा था। तो हम ये मानकर चलते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत काफ़ी हद तक राजनीति शास्त्र को एक छोटे से दायरे में, हो सकता है केवल राज्य और सरकार के अध्ययन के दायरे में इसको वो अध्ययन करते हैं। जैसे पुराने आधार पर हम जब प्लेटो को ले रहे हैं तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर आदर्शों की स्थापना की और एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न किया जिसमें दार्शनिक राजा को प्रमुख स्थान प्रदान किया था, लेकिन वो केवल एक व्यक्तिगत आधार के रूप में ही शामिल था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के मानव जीवन और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की ओर अपना ध्यान देता है। तो उनके समाज कैसा होना चाहिए उसके आधार पर वो अपना अध्ययन अस्तित्व में लाता है। इसी प्रकार से हम ये मानकर चलते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एक आदर्श राज्य, उत्तम सरकार परंपरागत संस्थागत अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है। तो उनके अध्ययन का क्षेत्र भी हो सकता है संस्थागत हो, ऐतिहासिक हो, दार्शनिक हो और इस प्रकार का अध्ययन वो शामिल करते हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूलतः हमें मानकर चलते हैं कुछ आदर्शों का अध्ययन किया जाता है जिसमें आप राजनीति को एक संकुचित दायरे में रख कर चलते हैं। वो ये देखते हैं कि राज्य कैसा है और अगर उसको कैसा होना चाहिए उसके आदर्श रूप में उसके एक आदर्श राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए परंपरागत परिप्रेक्ष्य में राजनीति शास्त्र को राज्य एवं सरकार का अध्ययन माना जाता है। यद्यपि आज राज्य और सरकार के साथ में, जो कि नगर राज्य से शुरू हुआ था, आज का राज्य जो है वो एक राष्ट्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया है, किंतु फिर भी कतिपय विद्वान एक अध्ययन विषय के रूप में राजनीति को राज्य का अध्ययन मानते हैं और इस संदर्भ में कुछ परिभाषाएं भी हमारे सामने हैं जो कि हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो आधुनिक अध्ययन है इसके अंतर्गत
आधुनिक सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत हम राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र काफ़ी व्यापक मानते हैं। उसे हम राज्य और सरकार तक सीमित नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके प्रतिपाद्य विषय जो है वो राजनीतिक मनुष्य और उसके व्यवहार से संबंधित होते हैं। उनका समूह, उनका प्रशासन, उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विचारधारा, ये सब इसके अंतर्गत होता है। और साथ साथ में वे सैन्य विज्ञान और सांख्यिकी सर्वेक्षण भी इसमें शामिल करते हैं। तो जैसे कि आर्नल्ड ब्रेट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम निम्नलिखित इकाइयों का अध्ययन शामिल करते हैं, जैसे समूह, संतुलन, शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव, क्रिया, विशिष्ट वर्ग या अभिजन, निर्णय तथा विनिश्चय प्रक्रिया, पूर्वभाषित प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक कार्य। अब जैसे हम ये मानकर चलते हैं कि विनिश्चय प्रक्रिया यानी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया अति आवश्यक होती है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि इसी से समाज और राज्य के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, जो एक कड़ी स्थापित होती है, वो यहाँ पर हमें इस विनिश्चय निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से पता चलता है। ऐसे ही जैसे आर्नल्ड ब्रेट ने कहा है कि हमें शक्ति का नियंत्रण और प्रभाव का अध्ययन करना है, कहाँ पर शक्ति का केंद्र है, क्योंकि राज्य के निर्माण में अपन जानते हैं कि कोई ना कोई एक शक्ति का केंद्र होता है, जिसके अंतर्गत उसको हम एक धुरी के रूप में मानते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं राज्य के अंतर्गत संपादित होती हैं। तो वो धुरी कहाँ है, यानी कि शक्ति का नियंत्रण कहाँ है, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये नियंत्रण आप देखेंगे कि आपके नेतृत्व में आ जाती है। वो विभिन्न प्रकार से राज्य की क्रियाओं को अपने आधार पर परिवर्तित करते हुए उसको और मजबूत बनाने का प्रयत्न करता है। कई बार शक्ति का नियंत्रण जो है वो आपके नौकरशाही में चला जाता है, कई बार समाज में चला जाता है। तो आपको ये सारी क्रियाओं को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ पावर है। वो शक्ति का आधार के साथ में हम विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं, सरकार, उनकी स्वतंत्रता समानता जैसी अवधारणाएं हैं, उनको हम विकसित कर सकते हैं और उसमें पुष्टि ला सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के लक्ष्य ने आदर्श राज्य को उत्तम राज्य और परंपरागत संस्थागत अध्ययन के साथ साथ में उन्होंने अपने तथ्यात्मक अध्ययन को शामिल किया है। संप्रभुता एवं मूल्यों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। कुछ संदर्भों में हम इस अध्ययन को और भी ज़्यादा तथ्यात्मक बना सकते हैं। तो एक मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कुछ शास्त्रीय आधार पर मूल्यों पर आधारित होता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आपके तथ्यात्मक अध्ययन को मध्य नज़र रखता है। अगर हम मोटे तौर पे दोनों ही सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करें तो हमें ये मालूम है कि मानव जीवन के संपूर्ण चिंतनात्मक पहलुओं से संबंध होने के कारण विचारकों को, हमारे राजनीतिक विचारकों को किसी भी विषय या अनुशासन से जोड़ने में हम किसी एक मोटे वर्गीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्णतः से परंपरागत है या पूर्णतः से ये वैज्ञानिक है, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक दार्शनिकों की आत्मनिष्ठ विचारधाराएं प्रायः परस्पर मेल नहीं खाती थी, क्योंकि वो व्यक्तिगत थी। दूसरों शब्दों में एक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत विकसित करने की चेष्टा जो है वो परंपरागत शास्त्रीय आधार पर और आधुनिक संदर्भों में दोनों ही अध्ययन करना जरूरी है। हम अगर आधुनिक अध्ययन कर रहे हैं, सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, हम ये कहें कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु हो गई है या अपक्षय हो गया है,
ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमेशा एक भवन के निर्माण में एक नींव की आवश्यकता होती है और इस नींव के ऊपर ही किसी भी भवन का निर्माण संभव होता है। तो हमारे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ने उस नींव को, जो कि राज्य और सरकार के अध्ययन के माध्यम से चल रही थी, उस नींव को हमारे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को संबलता प्रदान की है एक नवीन भव्य भवन बनाने के लिए। तो परंपरावादी राजनेताओं की सबसे बड़ी आधार ये थी कि उन्होंने आदर्शों को लिया, मूल्यों को लिया, लेकिन साथ साथ में उनकी दुर्बलता भी ये थी कि वे मूल्यों, नैतिकताओं, आदर्शों, परम सत्य आदि पर विचार करते समय धर्म और दर्शन में डूब जाया करते थे। वे राजनीति की ठोस भूमिका को त्याग कर कल्पना लोक में चले जाते थे और राजनीति विज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि राजनीति की ठोस धरती को न छोड़ें, क्योंकि आदर्श लोक में विचरण करने वाले सभी प्राणियों को धरती पर आना ही होता है और राजनीतिक सिद्धांत मानवों के साथ में डील कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस सिद्धांत को वापस से इस धरातल पर आना जरूरी हो जाता है। इसीलिए उनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई और परंपरावादी कट्टरपंथी के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे वैज्ञानिकता का हमें सहारा लेना पड़ा और अनेक नवीन तथ्य एवं घटनाएं राजनीति विज्ञान की प्रगति में सहायक सिद्ध होने लग गई थी। इसलिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि लोकतंत्र का उदय, धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक क्रांतियाँ, प्राकृतिक तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में अभूतपूर्व विकास और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परमाणु युग के संदर्भ में महत्व, ये सब आपको परंपरावाद के सिद्धांतों को पुनः अध्ययन करने के लिए विवश कर रही थी। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अराउंड 1856 में प्रथम बार कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ्रांसिस लीबर की अध्यक्षता में इस विषय की प्रथम विभागीय कहना चाहिए पीठ या एक अनुसंधान पीठ जो है वो स्थापित की गई और इसके विकास की गति 19वीं शताब्दी के अंत में मंद हो गई थी। और हम ये देखते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन तथा सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना के पश्चात हमने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श करना और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विज्ञान में शोध प्रक्रिया को अग्रसर करना, ये सब शामिल कर दिया था। उसमें तो ये जो राजनीतिक विज्ञान को एक गतिशीलता प्राप्त हुई और उसके विकास, नियंत्रण और भविष्य निर्देशन के लिए भी हमें क्षमता प्राप्त हुई। तो इसलिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक जरूर हैं। उनके जितने भी शास्त्रीय दृष्टिकोण थे वो हमारे को एक भवन के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे, लेकिन साथ साथ में क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उस समय के आधार पर डील नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने विभिन्न प्रकार से आधुनिक सिद्धांत की स्थापना, जो कि मानव और उसके व्यवहार, उसके समूह और विभिन्न प्रकार के प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए कृत संकल्प था, उसके आधार पर हमने इसका अध्ययन किया है। तो विषय क्षेत्र दोनों अध्ययन करने हमको, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब हम इनके विषय क्षेत्र के आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको अलग अलग देख सकते हैं।